अध्याय होगा वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये आपकी वन शॉट वीडियो होने वाली है। देख सकते हैं हैंड रिटन नोट्स हैं जिनके माध्यम से आप चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो के माध्यम से नोट्स बना सकते हैं या आप दिए गए नंबर के द्वारा नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबक के बारे में कि चुंबक क्या है। एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, चुंबक कहलाता है। मतलब जो आपका चुंबक है वो किसी भी शेप का हो सकता है और इसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। आगे चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। आगे चुंबक दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक कैसा होता है? प्राकृतिक प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला ऐसा पत्थर या खनिज जिसमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से पाया जाता हो और जिसमें चुंबक के गुण होते हो, ऐसे पत्थर को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर उदाहरण की बात करें हम, तो मैग्नेटाइट है आपका। मैग्नेटाइट का जो पत्थर होता है, मैग्नेटाइट होता है, उसमें वो क्या होता है, वो आपका लोहे का ऑक्साइड है Fe3O4 और इसमें प्राकृतिक चुंबक जैसे गुण पाए जाते हैं। कृत्रिम चुंबक क्या है? जो बनाया जाता है हाथ के द्वारा। वे चुंबक जिन्हें कृत्रिम विधियों से बनाया जाता है कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। कृत्रिम चुंबक मुख्यतः लोहे, इस्पात, कोबाल्ट आदि के बनाए जाते हैं। लोहे, इस्पात, कोबाल्ट आदि के बनाए जाते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो आपकी नाल चुंबक, मतलब कि नाल चुंबक का मतलब है ये इस तरह की चुंबक के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हॉर्सशू चुंबक भी बोलते हैं। इस तरह की चुंबक के बारे में बात कर रहे हैं जो घोड़े के खुर की तरह होती है। दूसरा छड़ चुंबक, बार मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट कुछ इस तरह की भी हो सकती है। इस तरह की एक बार मैग्नेट भी हो सकती है। तीसरा चुंबकीय सुई इत्यादि, कंपास सुई जो होती है, चुंबकीय सुई इत्यादि। आगे चुंबक के ध्रुव। जो भी चुंबक होती है उसमें आपके दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। आप मैग्नेट को जितनी बार तोड़ोगे, जितने हिस्सों में तोड़ोगे, उसमें हर बार दो पोल आपको मिलेंगे, कभी भी सिंगल पोल नहीं होता है। चुंबक के ध्रुव, चुंबक के दोनों सिरों पर जहां चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। अच्छा, इन किनारों पर, नॉर्थ पे और साउथ पोल पे, यहां आपका चुंबक सबसे अधिक होता है। चुंबकीय सुई मतलब चुंबक सबसे हैवी होता है यहाँ पर। चुंबक के ध्रुव दो प्रकार के होते हैं, अभी हमने बात की इसके बारे में। एक तो आपका दो प्रकार के होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब चुंबक के गुण क्या हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट क्या है? किसी क्षण चुंबक को स्वतंत्र अवस्था में लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर रुकता है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि अपने पास एक बार मैग्नेट है और इस मैग्नेट में यहां एक होल किया जाए और इसको इस तरह से धागे से स्वतंत्रता पूर्वक लटका दो इस तरह से। फिर इस मैग्नेट को इस तरह से घुमाओ
तो घूमने के बाद बाद में कहीं ना कहीं तो ये बाद में रुकेगा। तो जब भी ये रुकता है हमेशा, तो ये धरती की नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाकर ठहरता है, सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर रुकता है। ठीक है, आगे। दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब कि क्या कहना चाह रहा है, आपके पास एक ये और ये मैग्नेट हो गया, इसके नॉर्थ और साउथ हो गए। आगे हमने इसके आगे नॉर्थ और साउथ, मतलब जब भी सामने असमान हो गए साउथ और नॉर्थ, तो साउथ और नॉर्थ असमान ध्रुव होंगे तो ये आकर्षण करेंगे एक दूसरे से, ये चुंबक चिपक जाएंगे। अगर यहां पर नॉर्थ और यहां भी नॉर्थ हो इधर, तो ये एक दूसरे को पीछे हटाएंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करती हैं। आगे बढ़ते हैं, चुंबक के गुण के बारे में बात कर रहे हैं। चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक तथा मध्य में चुंबकत्व सबसे कम होता है, अर्थात मध्य में चुंबकत्व शून्य होता है। ये बात कर रहा है कि अगर आप इस तरह से आपने एक मैग्नेट बनाई, तो यहां नॉर्थ और ये आपका साउथ, तो आपके इन सिरों पर जहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, इन सिरों पर सबसे अधिक चुंबकत्व होता है और बाहर चुंबकत्व सबसे कम होता है। मतलब यहां इस किनारों पर चुंबकत्व अधिक होता है और मध्य में चुंबकत्व शून्य होता है। ठीक है, यहां ये पॉइंट आपको सीधे सीधे ही याद रखने हैं। आगे, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण तथा चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण, मतलब बाहर की तरफ अगर मैं यहां बात करूं, एक चुंबक बनाते हैं नॉर्थ और साउथ। अगर ये मैग्नेट है तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ में प्रवेश करती हैं। चुंबकीय बल रेखा ये चुंबकीय बल रेखा हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के भीतर ये हमेशा कंप्लीट लूप बनाती हैं, फिर इधर जाती हैं चुंबक के भीतर। बाहर तो उत्तर से दक्षिण में जाती हैं, फिर अंदर दक्षिण से उत्तर में जाती हैं, दक्षिण से उत्तर में जाती हैं। आगे, किसी भी चुंबक को तोड़ने पर उसके ध्रुव कभी भी अलग नहीं होते। ये मैंने अभी बताया आपको। आप चाहे उसे एक परमाणु के फॉर्म में तोड़ दो, कभी भी अलग अलग नहीं होंगे, बल्कि टूटे हुए चुंबक पुनः एक पूर्ण चुंबक बन जाते हैं तथा प्रत्येक भाग में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। अतः चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे हमने ये पूरा मैग्नेट था, हमने इसे तोड़ा तो नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ इसमें बन गए। आगे, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं? किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं, उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। जो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं, एक तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं। यहां देख लो, आप देख सकते हो, ये आपका मैग्नेट है, ये आपका मैग्नेट है और यहां से आपकी चुंबकीय बल रेखाएं ऊपर की तरफ दिखाई गई हैं। ये आपकी चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण।
इसको आपको याद रखना है। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में चलती हैं। जैसे हमने पीछे बात की कि इसने ये नॉर्थ से निकली, फिर साउथ में गई और साउथ से फिर अंदर आ गई, तो इसने एक बंद वक्र बनाया। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दो नहीं हो सकती। जहां ये काटेंगी वहां दो दिशाएं बनाएंगी। कैसे, इसको समझो। जैसे अगर मैं यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताऊं, तो इस पर एक जो भी स्पर्श रेखा खींची जाएगी वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगी। अगर मैं यहां बताऊं तो यहां एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करने वाली रेखा खींच दो, स्पर्श रेखा। आप जिस बिंदु पर निकालना चाहते हैं वहां स्पर्श रेखा खींच दो। स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। अगर कहीं भी दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ऐसे मान लो, अगर इस पॉइंट पे बात करें, यहां अगर हम इस पॉइंट के, ये वाली ए है और ये बी है, मानो ए के कारण देखें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये, और इसके कारण देखें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये। जबकि एक बिंदु पर दो तीव्रता की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा नहीं हो सकती, जो आपको यहाँ दिखाया गया है। क्वेश्चन पूछ भी सकता है इस तरह से। आगे, चुंबक के ध्रुवों के समीप जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। ऐसे भी आप इसे उल्टा भी समझ सकते हो, जहां चुंबकीय बल रेखाएं अधिक होती हैं, पास पास होती हैं, सघन होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, तथा ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं कम हो जाती हैं। देख लो है, इस पॉइंट पर चुंबकीय बल रेखाएं कितनी दूर दूर है और यहाँ चुंबकीय बल रेखा बहुत नजदीक है। तो यहां आपका चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। ठीक है, अतः वहां चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर दूर दूर होती हैं, दूर होती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समांतर व बराबर दूरियों पर होती हैं। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है तो सभी रेखाओं के बीच में गैप बिल्कुल बराबर होता है। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हैं। वक्र बनाती हुई चुंबक के दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के भीतर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती हैं। इसके बारे में हमने बात कर ली। अब ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इनको ज्ञात करने का एक नियम होता है जिसे मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम कहते हैं। पेपर आप कैसे याद रखोगे, क्वेश्चन आएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने का नियम, कोई एक नियम लिखिए। तो पहला नियम तो है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, और दूसरा है आपका दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दोनों को एक एक बार बात करते हैं। इस नियम के अनुसार यदि पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, मतलब ये आपका पेच है पूरा और इसको घुमा रहे हैं हम, घुमाते समय जो नोक है वो धारा की दिशा में बढ़े। अब जो धारा हमने मान लिया ऊपर की तरफ है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है, हमने धारा ऐसे जा रही है। अब हम इसे इस तरह से घुमा रहे हैं, जब इस तरह से घुमाएंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी कि ये करंट की डायरेक्शन है तो आगे बढ़ेगा। तो जिधर डायरेक्शन में आपका पेच घूम रहा है वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो पेच को घुमाने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। आगे सेम इस तरह से यह है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। देखो जैसे अंगूठा दिखाया गया है आपको, यहां इस तरह से करना है और अंगूठे को दाएं हाथ, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो आपकी उंगलियां जिधर दिशा में घूमेंगी वह चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी। पहले उंगली को सीधा रखें और जो तार जा रहा है तार के उसमें अंगूठा रखें, फिर उंगलियों को घुमाएं, मतलब तार को पकड़ें। तो जिधर साइड में आपकी जिधर दिशा में उंगलियां घूमेंगी वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। यदि दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें, पकड़ने का मतलब हमें तार को नहीं पकड़ना है और पकड़ते हुए फील करना है, उंगलियां तार पर लिपटी हो व अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई उंगलियां की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर देखो करंट ऊपर की तरफ है तो इधर साइड में आपकी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, अगर नीचे की तरफ है
तो इधर दिशा में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। ठीक है, चलिए आगे। सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सीधा जो तार है, एक सीधे तार में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा होता है, किस तरह से पैदा होता है, उसके बारे में। जब किसी सीधे धारावाही तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र की बल रेखाओं को लोहे के बुरादे द्वारा देखा जा सकता है। आप इसे प्रैक्टिकली के द्वारा भी देख सकते हो। मैं अभी दिखाता हूं आपको। नीचे हम समतल गत्ता लेते हैं, गत्ते में छेद कर तार को चित्रानुसार लगाते हैं। तार में धारा प्रवाहित करने पर बुरादा संकेंद्रिक वृत्तों का आकार ले लेता है। इससे सिद्ध होता है कि तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखो जैसे हमने यहां बात की है, ये लिया है हमने, ये एक गत्ता ले लिया इस तरह से, और इसमें ये एक छेद करके हमने तार ले लिया ऐसे करके। ठीक है, दिखाई दे रहा आपको ब्लू कलर का। तो जो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं बनेंगी वो इस तरह से आपको बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, चित्र आपको दिख रहा है। तो चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह की होंगी, और इन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं को ज्ञात करने के लिए हम दाएं हाथ के अंगूठे का नियम यूज कर रहे थे। अब देखो नीचे की तरफ आपको अपना अंगूठा रखना है, तो आपकी उंगलियां कैसे घूमेंगी, इस तरह से घूमेंगी। तो वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, और इस तरह से ही यहां दिखाई गई है आपको। ठीक है, ये देखो नियम भी आपको दिखाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। जो एक सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, वो समझो। नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B तार में बहने वाली धारा I के अनुपाती होती है। यह तार में, यहां बात करें तो इस तार में धारा जितनी तेज बहेगी, करंट जितना ज्यादा होगा, आपको चुंबकीय बल रेखाएं उतनी तेजी से और जितनी उतनी ज्यादा आपको दिखाई देगी, मतलब बी उतना ज्यादा होगा। चुंबकीय क्षेत्र बी उस बिंदु की दूरी आर के व्युत्क्रमानुपाती होगी जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, यानी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, यहां से इस चित्र में बात करें, हमें यहां से इतनी दूरी पर यहां आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बतानी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से डिनोट करते हैं। तो ये जो दूरी आर है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जितनी दूर जाओगे बी उतना कम होता हुआ चला जाएगा। क्लियर? आगे विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब अब हम बात करने वाले हैं किसी लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा। ठीक है, मतलब सिर्फ जिसमें एक अंटा दे रखा हो, एक टर्न हो, जैसे इस तरह से तार आपने लिया और इसको इस तरह से कर दो, फिर इसको बीच में से मिटा दो इस तरह से, यानी कि करंट ऐसे करके जा रहा है। अच्छा ये तो मिट गया। करंट इस तरह से जा रहा है, फिर ऊपर की तरफ, फिर ऐसे करके घूमता हुआ बाहर निकल रहा है। अब इसी को यहां हमने इस तरह से दिखाया गया है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें भी आपको आपके दाएं हाथ के नियम का यूज करना है। अंगूठा को धारा की दिशा में रखो, और जिधर साइड में आपकी उंगलियां घूमती हैं वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। अच्छा, अगर आपकी उंगलियां कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर जा रही हैं तो आप क्रॉस में शो करेंगे, ये अंदर को जाता हुआ चुंबकीय बल रेखाओं को दिखाता है, और डॉट से चुंबकीय बल रेखाओं को बाहर की ओर आता हुआ प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब यहां देखोगे तुम, यहां अगर ऊपर की तरफ लगाओगे तो यहां से चुंबकीय बल रेखा अंदर जा रही होंगी और यहां से बाहर निकल रही हैं। यहां भी देखोगे तो अंदर जा रही हैं और यहां बाहर निकल रही हैं, यहां अंदर जा रही हैं और यहां बाहर निकल रही हैं। मतलब उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाता हुआ और दूसरी तरफ बाहर आता हुआ दिखाई देगा। अब इसको पढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर संकेंद्री वृत्तों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे ये दिखाए जा रहे हैं आपको
इस तरह से बनेंगे ये। आगे हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। धारावाही पर विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसा प्रतीत होने लगती हैं। जैसे ये दिखाई दे रही है, बिल्कुल बीच में सरल रेखा जैसा प्रदर्शित होने लगती है। पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है, सभी जगह बराबर होती है। यह है एक धारा लूप जिसके साथ हमने यहाँ कार्डबोर्ड को जोड़ा है, और इस धारा लूप के एक वायर को अमीटर से होते हुए बैटरी के साथ, फिर इसे हम स्विच के साथ और रियोस्टेट के साथ जोड़ते हुए धारा लूप से जोड़ देते हैं। और इस पर ऊपर से हम लोहे आयरन के थोड़े थोड़े टुकड़े डाल देते हैं। इसके बाद स्विच को ऑन कर दिया जाता है और धारा फ्लो करना शुरू कर देती है। इसके बाद आप देखेंगे इस पर जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं, अब करंट के फ्लो होने के साथ अब हम कार्डबोर्ड को थोड़ा सा धीरे से हल्का सा टच करेंगे। इससे क्या होगा, जो आपके लोहे के कण हैं वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशाओं में अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगे। आप देख रहे हैं ये एक गोल लूप का निर्माण कर रहे हैं। उसके किनारों पर गोल लूप और बीच में वो सीधी रेखा के रूप में काम करते हैं। देखें आप इसको, आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हुए अंगूठे को धारा की दिशा में, तो उंगलियां आपकी जिधर घूम रही हैं उधर ही आपको ये पीली लाइंस दिखाई दे रही हैं। अंगूठा ऊपर को उसमें जा रहा है, आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है। फिर यहाँ देखेंगे तो आपकी उंगलियां यहाँ क्लॉकवाइज घूमती हैं और अंगूठा आपका नीचे की तरफ रहता है। ठीक है, जिससे वो सकेंद्री यानी कि गोल चुंबकीय बल रेखाओं को बनाता है। और ये चुंबकीय बल रेखाएं बीच में अगर आप यहाँ गौर से देखें तो ये सभी एक दूसरे के पैरेलल आपको दिखाई दे रही होंगी। सभी की दिशा एक ही डायरेक्शन में है, सभी एक दिशा में जाती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। अगर यहाँ देखें गौर से तो अगर ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये जो नीचे किनारे हैं वहां पर सभी बहुत ज्यादा नजदीक हैं और बीच में थोड़ी दूर हैं। और जब आप जैसे बीच में पहुंचते हैं तो बीच में एक बिल्कुल पैरेलल रेखा की तरह, समांतर रेखा की तरह बीच में दिखाई देती हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे लिखाया है। आगे अगर आप इस तरह से देखें ऐसे, तो उधर से चुंबकीय बल रेखाएं अंदर आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये वीडियो मैंने यहाँ क्लिप इसलिए लगाई कि आप इसे थोड़ा 3D में समझ सकें, चीजों को आराम से बेहतर तरीके से समझ सकें। एक बार मैग्नेट के पास एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, जो बार मैग्नेट होती हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और साउथ में प्रवेश करती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं पीछे से नीचे की तरफ उल्ली तरफ आ रही हैं। करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, निकल रही हैं, तो निकलता हुआ भाग आपका नॉर्थ होगा। क्या होगा, नॉर्थ होगा। और जिधर से प्रवेश कर रही हैं, आप इधर साइड से देखें तो चुंबकीय बल रेखाएं अंदर जा रही हैं और साउथ पोल में अंदर जाती हैं, और करंट इसमें क्लॉकवाइज है। तो आप यहां से याद रखते हैं, जब भी करंट क्लॉकवाइज घूमे तो वो साउथ डायरेक्शन होगी आपकी, वो पूरा पार्ट साउथ होगा। और जब भी करंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो वो आपका नॉर्थ होगा। ठीक है, ये चीजें आप बेहतर से समझ गए होंगे कि इधर से आ रही हैं बाहर तो ये नॉर्थ, और जिधर से अंदर जा रही हैं वो आपका साउथ पोल होता है। धारावाही परनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि धारावाही परनलिका है क्या। जैसे हमने पीछे देखा है कि एक सीधे चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, फिर कुंडली के या पास के कारण कैसा होगा, तीसरा है धारावाही परनलिका के कारण कैसा होगा। तो तीनों आपके सिलेबस में ये सिर्फ तीन ही हैं। मतलब कि अगर आपके पास कोई सीधा वायर है, सीधा तार है, जिसमें धारा या तो ऊपर की तरफ बह रही होगी या नीचे की तरफ बह रही होगी, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा उत्पन्न होगा। तो इसके कारण चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से गोल पैदा होती हैं, इसके चारों ओर तार के इस तरह से पैदा होती हैं। इनकी डायरेक्शन मैंने बताया आपको, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से हिसाब से निकाल सकते हैं। अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखिए, अपनी उंगलियों को घुमाइए तो आपकी उंगलियां कुछ इस तरह घूमेंगी।
तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। फिर हमने देखा था कि एक हमने पास लिया या जैसे कुंडली ली हमने, फिर उस तरह इस तरह से कर दिया। इसको यहां से रिमूव कर लेते हैं। ये आपकी कुंडली बन गई। अगर इसमें धारा हम इधर से प्रवेश कराते हैं, फिर ऊपर की तरफ जाएगी, ये कुंडली हो गया, और फिर इस तरह से निकल जाएगी। अगर इसमें तुम उंगलियां घुमा के देखोगे, यहां अगर यहां देखोगे, तुम अंगूठे को करंट की दिशा में रखो तो अपनी उंगलियों को घुमाओ, तो आपकी उंगलियां यहां से प्रवेश करेंगे और इस तरह से निकल के आएंगी, ऐसे करके, इस तरह से। इसको बड़ा करके देखे तो इस तरह से। इसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। अब यह है धारावाही परनलिका आपकी। ये क्या है? ये इस तरह से बनाई गई कि हमने तारों को, जैसे यहां एक सिर्फ हमने एक फेरा लिया था यहां पर, अब हम यहां बहुत सारे फेरे लेते हैं। 1 2 3 4, इस तरह के हमने तार में तार को मोड़ा है, ये फिर इसको नीचे जोड़ दिया है, यहां नीचे बैटरी से जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसमें इधर प्लस लिया गया, हमने इधर प्लस ले लिया है, इस तरह से जोड़ा गया है। तो फिर इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। तो इसमें पहले पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। किसी कुचालक के बेलनाकार पाइप पर तांबे के विद्युतरोधी तारों को लपेटकर बनाई जाती है। अंदर हमने अभी इसको नॉर्मली बनाया है, इसके अंदर चाहे तो हम कुछ कोई कॉपर का या नर्म लोहे का एक रॉड रख देंगे, जिसके ऊपर हम इसे लपेट के बना देते हैं, जिसे परनलिका कहते हैं। यदि इस कुंडली में किसी बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित कर दी जाए, तो कुंडली एक चुंबक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देती है। अब जैसे ही हमने इसमें करंट फ्लो किया, यहां से आपका करंट गया, जब करंट इधर गया तो यहां से करंट इस तरह से पास होगा, फिर उधर ये इसकी दूसरी तरफ आएगा, फिर इस तरह से निकलता हुआ ऐसे निकलेगा, फिर दूसरी तरफ, फिर इस तरह से निकलेगा। अच्छा, इसको समझना कैसे है? जैसे मैं यहां बात करूं, इसमें अगर आपका चुंबकीय, मैं यहां सामने से दिखा रहा हूं, आपकी धारा इस तरह से घूम रही है, तो जब आप अपनी उंगलियों को घुमाओगे तो चुंबकीय बल रेखाएं इधर से प्रवेश करेंगी, और प्रवेश के लिए मैंने क्रॉस का चिन्ह बताया तुम्हें। तो जिधर साइड से चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करती हैं, चलो एक सादा चुंबक की ओर चलते हैं। फिर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो एक सादा चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ में प्रवेश करती हैं। तो जहां प्रवेश करती हैं वो कौन सी साइड होती है? साउथ होती है। यानी यहां से प्रवेश कर रही हैं तो ये आपकी साइड साउथ होगी, यानी ये वाला सिरा उसका साउथ की तरह काम करेगा। अगर ऐसे है, क्योंकि घड़ी आपकी इस तरह से चलती हैं सुइयां आगे, तो इस दिशा में तो वो साइड साउथ है, अगर करंट इस तरह से घूम रहा है तो वो नॉर्थ है। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या करेगा, एक साइड आपकी ये बन जाएगी और एक साइड आपकी ये बन जाएगी। तो ये क्या करेगा, एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करना शुरू कर देता है। अगर करंट, अब यहां थोड़ा सा ये 2D डायग्राम में इसमें पता नहीं चल रहा है, अगर चुंबकीय बल रेखाएं सीधी रेखा, मतलब करंट आपका सीधी रेखा में क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो साउथ है, एंटी क्लॉकवाइज तो वो नॉर्थ है। ठीक है, अगर जो नॉर्थ है, माना ये नॉर्थ है, तो इससे चुंबकीय बल रेखाएं यहां निकलेंगी। ये चुंबकीय बल रेखाओं को दिखाया गया है। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि धारावाही परनलिका के बीच में यहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनता है? तो वो एक समान बनता है। ये सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारावाही परनलिका से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता क्या है, इस पर गौर करते हैं। परनलिका ने अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर और पास पास होती हैं, अतः अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। ये कह रहा है कि जो आपका अक्ष है, मैं अंदर की बात कर रहे हैं, यहां की बात कर रहे हैं, यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं
और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, मैंने बताया भी, और एक समान भी होता है। परनलिका को सामने से देखने पर यदि धारा की दिशा दक्षिणावर्ती मतलब क्लॉकवाइज हो तो दक्षिणी ध्रुव होगा, यदि धारा की दिशा वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज हो तो वह उत्तरी ध्रुव होगा। ये भी बात कर चुके हैं हम अभी। इसके बाद अगली हेडिंग है आपकी, परनलिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। वो कौन कौन से कारण हैं जिन पर वो डिपेंड करती है। नंबर पहला पॉइंट, परनलिका की प्रति एकांक लंबाई के फेरों की संख्या पर, जितने ज्यादा उसमें फेरे होंगे, जितने ज्यादा फेरे होंगे, अगर वो 3 फेरे की है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उतना प्रबल नहीं होगा। अगर ये 4 फेरों की है, 5 की है, 6 की है, जितने फेरे बढ़ाते जाओगे नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा हैवी चुंबकीय क्षेत्र बनता है। परनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बढ़ने से बढ़ता है। अगला, धारा की प्रबलता पर, करंट जितना हैवी निकलेगा, देखो कोई सा भी हो, चाहे वो पास हो आपको कुंडली हो और या एक सीधा तार हो या फिर ये आपकी धारावाही परनलिका हो, करंट बढ़ने के साथ साथ सभी में चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। यदि परनलिका में धारा बढ़ा दी जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाता है। तीसरा, क्रोड के पदार्थ पर, जो आपने क्रोड लगाई है, क्रोड कहाँ लगाई जाती है, यहाँ अंदर मैं बोल रहा था एक रॉड लगा दें इसके अंदर, इसके अंदर एक रॉड, फिर रॉड के ऊपर तारों को लपेट दें, तो उसके पदार्थ पर भी ये चीजें डिपेंड करती हैं वो किसका बनाया गया है। सबसे बेहतर रहता है कि हम उसके अंदर मुलायम लोहा रख दें। परनलिका के अंदर यदि चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा की छड़ रख दी जाए तो परनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र काफी बढ़ जाता है। इस छड़ को परनलिका की क्रोड कहते हैं। अतः परनलिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसके क्रोड के पदार्थ पर निर्भर करती है। चलिए आगे, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल। जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई कंडक्टर रख दिया जाए तो उस पर कितना फोर्स काम करता है, ये कहना चाह रहा है। इस तरह से मैं बाद में बोलूंगा, पहले ये है, ठीक है। ये आपके पास एक चुंबक है ये, और इस चुंबक के अंदर ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका एक चालक है, सही है। और इस चालक को इसके अंदर रखा है हमने। इस चालक के अंदर अब इसमें करंट भी फ्लो करेगा। अब डायरेक्शन क्या होने वाली है या क्या ना होने वाली है वो एक अलग चीज है, डायरेक्शन पे भी बात करेंगे। तो इस पर एक फोर्स काम करता है, तो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी उसके बारे में भी समझेंगे। अब वो इसी की बात कर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन आता भी है और ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसके लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल काम में लाते हैं। बच्चों को याद तो रहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, पर ये नहीं पता होता वो किस लिए काम करता है। फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, मानो ये चुंबकीय क्षेत्र, वो मैंने ऐसे बना दी चुंबक, ठीक है, और तार मैंने इसके अंदर से ऐसे अंदर जाता हुआ परपेंडिकुलर रख दिया। इसको इस तरह से दिखा दो, लो ऐसे रख दिया, ठीक है। अब इसके लंबवत रखा हुआ है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो या तो ये ऊपर की तरफ बेंड होगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, या इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। इसके बारे में हमें बात करनी है। चलिए, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब एक धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के द्वारा ज्ञात की जाती है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र तथा धारा की दिशा के लंबवत होती है। यह भी बात ध्यान रखेंगे, जो भी बल इस पे काम करता है उसकी दिशा हमेशा आपकी धारा और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ही होगी। इसमें बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं होगा, बिल्कुल फिक्स बातें हैं ये। चलिए, हमें मान लिया, माना बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी है आपका, ये एल लंबाई है कंडक्टर की, कंडक्टर जो चालक है, तार जिसमें आई एम्पियर धारा आपकी फ्लो कर रही है, बह रही है। यह तार
चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है। ठीक है, तो इसका कोई डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ये सीधे सीधे इस तरह से याद रखना है कि जो चालक पर लगने वाला बल होगा वो F = IBL sin थीटा होगा। के याद ना रखें, सिर्फ IBL sin थीटा। ठीक है, जहां के एक नियतांक है, के का मान चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना फॉर्मूला याद रखना है, F = IBL sin थीटा। देखो नोट्स या तो आप बनाते रहो इसी को वीडियो को देखने के साथ साथ, या मैंने बोला कि आप मेरा नंबर दिया गया बिल्कुल शुरुआत में, वहां मैसेज डाल देना, मैं आपको नोट्स इसकी PDF भेज दूंगा। ठीक है, अब इसमें समझिए यहां से आप बी का जो बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो आप बी का फॉर्मूला निकाल सकते हो, F/sin थीटा को अलग रहने दो, IL। इसके माध्यम से आप इसका सूत्र और इसका मात्रक बना सकते हैं। सूत्र बना लिया, मात्रक बना दो। बल को किस में नापते हैं, न्यूटन में, बटा करंट को एम्पियर में नापते हैं, और आपकी लंबाई को मीटर में। तो एक तो ये फॉर्मूला भी बन जाता है आपका, ये मात्रक बन जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। आगे ये चुंबकीय बल की दिशा याद करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र में धारावी परिनलिका पर बल की दिशा देता है या बताता है। इसके बारे में बात करते हैं, चित्र दिया गया कि किस तरह से वो हम रखने वाले हैं। आप समझते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसे याद कर लेना 100 में से 100%। जब हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि देखो आपकी तर्जनी उंगली बोलते हैं जो अंगूठे के जस्ट बाद आती है, सबसे पहले उंगली। ठीक है, फिर मध्यमा, उसके बाद दूसरी उंगली जो सबसे लंबी होती है, और अंगूठा, इन तीनों की बात कर रहे हैं कि वो परस्पर लंबवत हों। वो तीनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए, एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। आप करके देख सकते हैं, और शायद तुमने थोड़ा तो पढ़ा होगा इसके बारे में। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है, होगा इसका चित्र भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और मध्यमा धारा की दिशा को इंगित करती है। तो अंगूठा चालक पर बल की दिशा को इंगित करता है या उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। अब देखो विद्युत मोटर आपके सिलेबस से कट चुकी है, अब ये नहीं आती है, तो इसको कराने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बाकी मैं वीडियो आराम से चला रहा हूं, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हो और इसे लिख सकते हो, जबकि आपके ये सिलेबस से आउट है। अगर नहीं होती तो फिर इसको मैं समझा देता आपको, फिर मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, जैसे किसी को जरूरत है तो वो लिख भी सकता है। ये किस नियम पर काम करती है, क्या है, क्या लगा हुआ है, क्या चित्र है इसका, ये चित्र है इसका, आराम से देख के बना सकते हो आप। चलिए, फिर इसके फंक्शन है। अब आगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये भी सिलेबस से कट गया है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जो आपके फ्लेमिंग के दाएं हाथ का, एक बाएं हाथ का नियम है, एक दाएं हाथ का नियम है। दाएं हाथ का नियम ये आपके जनरेटर में काम करता है, जनित्र में काम करता है। जब जनित्र नहीं है तो इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सब। इसके बाद इसको थोड़ा समझ लो, हम बात करते हैं दिष्ट धारा यानी कि DC, डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा AC। मतलब जो बैटरी से प्राप्त होने वाली होती है उसे DC बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट। DC हो गया, और AC क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट, इसके समझो। एक ऐसी विद्युत धारा जिसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। इसका डायग्राम सिंपल डायग्राम है, ये बना दो। ठीक है, ये आपकी इसका आयाम
मतलब इसमें कोई भी समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, इस तरह से ये नहीं चलती है, ऐसे अल्टरनेटिव करंट चलता है आपका। ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन हो गई। ये करंट को शो करेगा और ये टाइम के साथ आगे बढ़ती है, यहाँ टाइम बना लेते हैं। ठीक है, आगे, दिष्ट धारा खतरनाक नहीं होती है। दिष्ट धारा का परिणाम व दिशा समय के साथ नियत रहता है, क्योंकि चेंज ही नहीं होती भाई, समय के साथ तो चीज रहेगी, सेम ही रहेगा, कोई फर्क ही नहीं है इसमें। और अल्टरनेटिव ये चेंज होता है, अल्टरनेटिव वाला ये चेंज होता है आपका। ये क्या है? ऐसी वैद्युत धारा जो समय के काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन करती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ऐसे भी सादा बोल सकते हैं कि ऐसी धारा जिसका परिमाण समय के साथ बदलता है तो प्रत्यावर्ती धारा होती है। प्रत्यावर्ती धारा बहुत अधिक खतरनाक होती है। प्रत्यावर्ती धारा का परिणाम आवर्त के रूप में बदलता रहता है तथा समय के साथ आरेख वक्र प्राप्त होता है। मतलब ये इसका ग्राफ दिया गया है, ऊपर फिर ये नीचे आती है, फिर इसका फ्लो ऊपर बढ़ता है, फिर ये नीचे। ठीक है, और इसकी जो आवृत्ति होती है आपकी अल्टरनेटिव करंट की आवृत्ति f, ये होती है 50 हर्ट्ज, आवृत्ति को नापने का मात्रक हर्ट्ज। प्रत्यावर्ती धारा को सुगमता व कम व्यय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। इसको भेजने में ऊर्जा की खपत ज्यादा नहीं होती, बट इसका उल्टा होता है डीसी करंट। अक्सर तुमने देखा है मार्केट में एसी करंट ही बिकता है, डीसी करंट नहीं बिकता है। डीसी करंट क्यों नहीं बिक सकता? क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर ज्यादा खर्च होता है, उसमें ज्यादा कमी आती है एनर्जी में उसकी में। दिष्ट धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमतापूर्वक नहीं भेजा जा सकता, ऊर्जा की खपत अधिक होती है तथा वह भी अधिक लगेगा, खर्चा भी ज्यादा होता है। ये सीधी बैटरी बेची जाती है और ये करंट नहीं बेचा जाता, विद्युत जनित कट चुका है। तो इसको भी फिनिश करते हैं। ये आपका लास्ट पॉइंट है, इसको समझते हैं। घरेलू परपथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लो इसको। घरेलू परपथ ये यहां से थोड़ा सा, ठीक है, घरेलू परपथ इसको समझो। घर में सभी उपकरण समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, पहला पॉइंट, इसको ध्यान रखो। इसके बाद हम बात करते हैं घरेलू परपथ। ये क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन आता है कि घर में प्रयोग होने वाले विद्युत तारों का रंग, उनका कार्य वर्णित कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कहां तक करना है, या घर में घरेलू परपथ को चित्र सहित दिखाइए, शो करिए, लिखिए। तो उसमें आपको थोड़ा अलग लिखना है। ये पूरा क्वेश्चन मैंने एक ही में लिख दिया है, ठीक है। दो क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। घरेलू विद्युत परपथ में प्रयुक्त तार निम्नलिखित वितरण है, निम्नलिखित रूप से वितरण है। इसके बाद पहले हम बात करें विद्युतमय तार। एक तार होता है विद्युतमय तार, जिसे गर्म तार भी बोलते हैं। आपके घरों में दो तार आते हैं, एक गर्म और एक ठंडा जिसे बोलते हैं। ये क्या कह रहा है? विद्युत में तार उच्च वोल्टेज पर उपकरणों को धारा पहुंचाता है। ये क्या करता है? ये विद्युत तार उच्च वोल्टेज पर उपकरणों को धारा पहुंचाता है। यह आमतौर पर लाल या भूरे रंग का होता है, पर जो आपका एनसीईआरटी का पॉइंट है वो लाल है, ठीक है, याद रखना। भूरा एक बार को मत लिखना, बट रेड जरूर याद रखना। आगे दूसरा होता है उदासीन तार, जिसे ठंडा तार भी बोलते हैं। उदासीन तार वह तार होता है जो उपकरण से धारा वापस लेकर आता है। यह आमतौर पर काले या नीले रंग का होता है। मेन जो एनसीईआरटी का पॉइंट है वो काले रंग का है। तीसरा तार होता है भूसंपर्की तार, अर्थ वायर जिसे हम बोलते हैं। इसमें आमतौर पर कोई धारा नहीं होती है। इसका उपयोग बिजली के झटकों से बचने के लिए किया जाता है, क्योंकि अर्थिंग सिर्फ हम इसीलिए करते हैं। यह प्राय हरे रंग का होता है। यह धरती में लगे कॉपर की रॉड से संपर्क में रहता है, क्योंकि जब हम अर्थ बनाते हैं तो कॉपर की 10 से 15 फीट लंबी रॉड को धरती में गाड़कर उसे इससे
जोड़ देते हैं। अब देखो ये तो हो गया, सिर्फ ये 3 पॉइंट तो लिखने थे कि अगर क्वेश्चन आता है कि विद्युत घरेलू परपथ में प्रयुक्त होने वाले तारों के रंग और उनके कारण, तो बस यहीं तक लिखना था। अगर पूरा आ जाता है विद्युत परपथ को चित्र सहित समझाइए, तो फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। उदासीन तथा विद्युतमय तार के बीच 240 वोल्ट विभवांतर होता है। ये थोड़ा गलत लिख गया, विभवांतर होता है। खम्भों से आने वाले ये दोनों तार मुख्य फ्यूज से होते हुए विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। इसको मैं समझाऊंगा अभी अभी चित्र के द्वारा। विद्युत मीटर के बाह्य परपथ से बाहर आए दोनों तारों को मुख्य स्विच से जोड़ देते हैं। मुख्य स्विच से होकर वैद्युत धारा घर के विभिन्न भागों में प्रवाहित होती है तथा मुख्य स्विच के निकट प्रत्येक परपथ के लिए फ्यूज लगा होता है। ये नहीं है कुछ भी, ठीक है, चलो कोई नहीं, थोड़ी मिस्टेक हो जाती। घरेलू परपथ विद्युत परपथ में दो अलग अलग परपथ प्रयुक्त किए जाते हैं। अलग अलग मतलब घर में दो तरह के उपकरण होते हैं आपके। कुछ तो हैवी होते हैं जो ज्यादा ऊर्जा का खपत करते हैं, कुछ कम का करते हैं। इनमें कुछ 15 एम्पियर तथा कुछ 5 एम्पियर पर कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। 15 एम्पियर पर कार्य करने वाले उपकरण भूसंपर्क तार से जुड़े रहते हैं। जो आपके बड़े सामान हैं उनको भूसंपर्क तार से जोड़ना जरूरी होता है। और भूसंपर्क तार से जोड़ते कैसे कि आपके पास जो भी सॉकेट होती है 3 पिन वाली, इसमें एक में तो लगा दो तुम रेड गरम, इसमें ठंडा लगा दो ब्लैक। ये वाला जो आपकी सॉकेट बची ऊपर वाली, इसमें हम भूसंपर्क तार जोड़ देते हैं, अर्थ वायर, यानी कि जो आपका ग्रीन कलर का है। ठीक है, चलिए ये चित्र है इसका, इसको समझ लो थोड़ा सा। जैसे ग्रीन कलर, मैं कलर से समझाता हूं आपको। चलो ऐसे ही ले लेते हैं, पहले रेड को बताता हूं। आपका ये है विद्युत तार, विद्युत में तार जिसमें करंट आ रहा है, इसको आप यहां लेकर आए। और जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये आपके हैं फ्यूज। विद चित्र बताऊंगा मैं आपको। ये फ्यूज लगा दिया आपने यहां बीच में। इसके बाद फिर ये तार आगे बढ़ता है फ्यूज से एक कराते हुए, फिर आपने यहां लगा दिया इसमें। ये क्या चीज है आपका विद्युत मापी, मतलब आपका ये जो चित्र दिखाया गया इस तरह का नहीं है, मतलब एक मीटर है ये, जो आपका विद्युत मीटर होता है। तो आपके घर के बाहर लगा रहता है, तो फिर यहां से फ्यूज लगाने के बाद मीटर में तार पहुंचा जाते हैं। उदासीन तार ब्लैक कलर का है। चलो ये तो ब्लैक वैसे भी है। उदासीन तार आपका इस तरह से आता सीधा हुआ आपके मीटर में लग जाता है। ये सीधा आपके मीटर में लग गया। ठीक है, दोनों तार हुए। हमें भूसंपर्क तार की अभी कोई जरूरत नहीं है। फिर मीटर से दो तार निकलेंगे आपके। ये तार जा रहा है आपका गर्म वाला, और दूसरा नीचे ब्लैक जा ही रहा है, इसको शो करने की जरूरत नहीं है, ब्लैक को दिखा देता हूं। इसके बाद फिर आपका ये बॉक्स है, ये जो दिखाया जा रहा है, तुमने देखा है आपके घर लगा रहता हो, एक एमसीबी बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारी एमसीबी लगी रहती हैं। अलग अलग एमसीबी को फ्यूज भी बोल देते हैं हम, फ्यूज लगा लो चाहे एमसीबी लगा दो, उसमें ये सभी लगे हुए हैं। चलो ठीक है, यहां से अलग अलग जगह धारा जा रही है। तो एक ये जा रही है, आपने हमने मान लिया एक साइड में ये जा रही है, और ब्लैक नीचे जा रहा है, ये जा रही है आपकी रेड। आपका एक स्विच होगा, ये 3 सॉकेट पिन है, वो है आपकी पिन है, सॉकेट है, ठीक है, इसमें 3 होल हैं। तो एक में तो हमने ये जोड़ दिया ब्लैक वाला, वो रेड वाला, एक में जुड़ गया ये ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला जोड़ देंगे इसमें, जुड़ गए। ऊपर बचा खाली, ऊपर वाले खाली में हम ग्रीन लेकर आते हैं। चलो यही मान लेते हैं, ग्रीन तो नहीं है, ये यार आपका ग्रीन तार आपकी ऊपर वाली सॉकेट में होता है। अब यहां से इसको पास कराओ, ये लगा दिया हमने सॉकेट में। ठीक है, ऐसे ही एक सॉकेट में हमने समझा दिया, बाकी सभी सॉकेटों में सेम इसी तरह से काम कर रहा है।
आगे देखो, इसको आगे लाकर फिर दूसरे सॉकेट के ऊपर वाले पिन पे लगा दो, आगे फिर लगा दो। ठीक है, रेड वाले वायर को आगे पहुंचाते हुए फिर काम में लगा दो। यहां गया, टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, हमने यहां इसको जोड़ दिया, क्योंकि समांतर क्रम में लगाए जाते हैं सभी, तो इसको यहां जोड़ दिया। ये सभी अगर आप उल्टा करके देखो फोन को, तो ये सभी समांतर क्रम में लगे हुए हैं, देख सकते हो। ठीक है, ये आपका चित्र रहा, तार हो गए। ये आपका बोर्ड का फ्यूज है, सबसे मेन पहला। ये विद्युत मापी मतलब आपका मीटर है, विद्युत को मापने वाला। फिर आपका ये वितरण बॉक्स है, अलग अलग करंट को भेजेगा हर उसमें रूम में, मान लो किसी भी जगह, और इसमें सभी के लिए पृथक फ्यूज लगाए जाते हैं, अलग अलग फ्यूज लगाए जाते हैं। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कोई भी मिस्टेक हुई हो तो ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपकी समझ में नहीं आया, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।